अच्छा, देखिए, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है बोर्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के एम्स क्या थे, मकसद क्या थे? मकसद ये था कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को रेक्टिफाई करना, उसकी जो डिफेक्ट्स थे उसको दूर करना, उसके बाद एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना, उसके बाद जो है एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना। उसके बाद हम इस थ्योरी में सीखेंगे कि इसके पोस्टुलेट्स, एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, शेल्स, सब शेल्स वगैरह। उसके बाद हम किस हाइड्रोजन की ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है, किसी भी ऑर्बिट में है, तो उसका ऑर्बिट का रेडियस मालूम कर सकते हैं, वो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि रेडियस और बोर्स कांस्टेंट का जो रिलेशन है, किससे, नंबर ऑफ क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और जो है एटॉमिक नंबर से रिलेशन क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन के किसी भी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है, की एनर्जी कैसे फाइंड करें, हम एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। वेवलेंथ कैसे फाइंड करें, वेव नंबर कैसे फाइंड करें, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ लेंगे। के डिफेक्ट्स भी पढ़ेंगे कि इसमें शॉर्ट कमिंग्स कौन सी थी, फैक्ट्स कौन से थे। तो चलिए बात करते हैं नील बोहर से। तो बोहर पहला साइंटिस्ट था जिसने क्वांटम थ्योरी को, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एटम को एक्सप्लेन करने में यूज किया था। एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में सबसे पहले जिसने क्वांटम थ्योरी को यूज किया था was नील बोर। नील बोर का मकसद सिंपल था कि ही वाज वर्किंग इन द रदरफोर्ड लेबोरेटरी, कि रदरफोर्ड की लेबोरेटरी में काम कर रहा था, और इसका मकसद सिंपल ये था कि किस तरह से रदरफोर्ड के जो दो फैक्ट्स थे उनको रिमूव किया जाए। तो 1911 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। जस्ट 2 इयर्स बैक जो है इसने 1900 बाद में जो है 13 में नील बोहर ने एक अपनी एटॉमिक थ्योरी उसकी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिंपली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को बेसिस बनाया और एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। तो क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी जो है, इंट्रोडक्शन ये है कि नील बोहर 1913 एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम। मैंने आपको बताया कि ही वाज द फर्स्ट मैन यूज्ड क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी को इसने पहली बार क्या किया था, यूज किया था टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ही वाज द फर्स्ट हु यूज्ड क्वांटम थ्योरी, बता दिया मैंने आपको। अकॉर्डिंग टू हिम एन इलेक्ट्रॉन, इसका मानना यह था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस तरह से रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है, इसने भी यही कहा था, पर इलेक्ट्रॉन एक जो है क्वांटाइज्ड ऑर्बिटल में, यानी अगेन क्वांटम थ्योरी आ जाती है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है क्वांटाइज्ड एक फिक्स ऑर्बिट वाली, फिक्स एनर्जी वाली ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो ओनली कुछ ही रीजन्स होंगे जिनकी परमिशन होगी, जो अलाउड रीजन होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि उसका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2 हो। उसके अलावा उस रीजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व नहीं कर सकता। But in this model, he tried to explain why revolving electron do not fall into the nucleus. इसने मॉडल में ये हमें बताएगा कि रदरफोर्ड पे जो ऑब्जेक्शन था कि उसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी उसको एनर्जी लॉस करनी चाहिए। अगर वो एनर्जी लॉस करता है, इट फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड डिस्ट्रॉय द एटम, पर ऐसा नहीं हो रहा था। इस बात को भी एक्सप्लेन किया, आगे देखते हैं, ठीक है। But he rectified the defects of Rutherford atomic model and extend stability of an atom and atomic spectrum। ये भी एडिशन के इसने न सिर्फ दोनों डिफेक्ट रिमूव किए, पर उससे कहीं ज्यादा जो है इसने फार्मूलेज इंट्रोड्यूस करवाए। हम हाइड्रोजन की पोजीशन मालूम कर सकते हैं, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से, उस जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसका रेडियस, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, बहुत कुछ हम मालूम कर सकते हैं यूजिंग बोर मॉडल। तो बढ़ते हैं इसकी पोस्टुलेट्स की तरफ। इसकी थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे जब इसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को इन्वॉल्व किया था। पहली पॉइंट ये है कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द ऑर्बिट हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, यानी these are the allowed orbitals
ऑर्बिट्स ओनली दोज होंगी, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसमें क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ रीजन्स में एक फिक्स फ्रॉम द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो एक जगह फिक्स है, मखसूस है, सर्कुलर पाथ है। इसको इसने नाम दिया किसका, ऑर्बिट का तो नाम ऑलरेडी रदरफोर्ड यूज कर चुका था, शेल का नाम भी यूज कर चुका था। इसने इसका नया नाम दिया कि एनर्जी लेवल। इसका नया नाम दिया, क्या दिया, एनर्जी लेवल। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ऑर्बिट, शेल, ऑब्वियस एनर्जी लेवल। तो हर शेल की जो एनर्जी है वो फिक्स होती है, हर शेल की जो एनर्जी है वो फिक्स होती है, हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है। इस वजह से इसने एनर्जी लेवल नाम यूज, तो इसने इसका अदर नाम लिख जो दिया एनर्जी लेवल, यानी हर शेल की एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होगी इस शेल से, का इसने फार्मूला भी बताया, इसकी एनर्जी हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इसको एनर्जी लेवल कहें, ठीक है बेटा। चलिए वापस आते हैं। दूसरी बात, as long as electron revolves in the same orbit, it neither emits nor absorb energy। कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, फॉर एग्जांपल, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ना ही ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ना ही एनर्जी क्या करेगा, खुद ब खुद जो है ये ना एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ना रिलीज करता है। अब जब एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता तो ये लोअर शेल से अपर शेल में नहीं जाएगा, जब ये एनर्जी रिलीज नहीं करेगा तो ये अपर से लोअर में नहीं आएगा। तो अगर पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी रिलीज नहीं करता तो ये न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम स्टेबल होता है। तो इसने कोई रिसर्च नहीं की, इसने सिंपल बताया, इसने सिंपल बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, स्पीड क्या मतलब, चले तो हम बात कर रहे थे किस चीज की, कि एनर्जी लेवल जो है, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में रिवॉल्व करता है ना वो एनर्जी इमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है। तो इस वजह से ये तब तक उसी शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा जब तक हम एक्सटर्नल सोर्स से, यानी खुद ब खुद नहीं करेगा। अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से देते हैं, अगर हमने क्या किया, हमने एक्सटर्नल सोर्स से अगर एनर्जी दी, इसे इलेक्ट्रॉन इधर था, हमने क्या किया, सर्टेन अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, हमने फोटोन ऑफ लाइट इसको दिया, तो ये क्या करेगा, इट विल जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट ओनली if the energy of photon is equal to the, if the energy of photon, यानी ये जो फोटॉन है इसकी जो है, या आप एनर्जी की बात कर लें, इट शुड बी इक्वल टू द डेल्टा टी, यानी इन दोनों शेल के एनर्जी डिफरेंस के अगर बराबर है, अगर बराबर है तो फिर क्या होगा कि फिर जो है आपकी ये ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर में जाएगा, पर ओनली तब जाएगा जब इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सोर्स से क्या करेगा, फोटॉन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एनर्जी जो ट्रांसफर होगी वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइज्ड होगी, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन होगी अगर रेडिएंट एनर्जी है, ठीक है। अच्छा आते हैं वापस। तो एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सेम ऑर्बिट इट डज नॉट लूज और गेन एनर्जी, इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। चलें इसको उसके बाद ये चीज है, the energy of electron is related to its distance from the nucleus. Further the electron from the nucleus, the higher will be energy। कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में रहेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, एक ही शेल में रहेगा, ठीक है, तो नशोबा नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में, फर्स्ट शेल में मान लें कि रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो इसकी जो इसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो क्या होगा, फिक्स होगा, फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होगा। तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको एनर्जी नहीं देते। जब हम इसको एनर्जी देंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी,
बढ़ जाएगी तो अब ये लो एनर्जी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अपर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ये क्या करेगा, ये अपर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द शेल एंड एनर्जी ऑफ द फोटॉन। अगर इस शेल के बराबर होगी एनर्जी, वो उसी शेल में क्या होगा, चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है, दूसरी चीज, दूसरी चीज ये है कि तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी या फोटॉन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इट विल जंप फ्रॉम द लोअर शेल टू हायर शेल, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है अपने ओरिजिनल शेल में है तो ना ये एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा, ये अपने शेल में ही रहेगा। अच्छा, और बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, उस दिन मैंने पूछ लिया था, फिर भी आज पूछ लेता हूं कि इन इसी पॉइंट पे इन विच ऑफ द ऑर्बिटल कहने और शेल कहने an electron can absorb in but cannot release energy. रिलीज एनर्जी भाई, ए हो गया आपका एस एंड एल, ये है आपका एस एंड के, हो गया आपका 1s एंड डी, हो गया आपका 2s एंड के। ऑल ऑफ दीज भी करते हैं। चलें बताएं क्या होगा, आराम से आराम से बताएं, आराम से ही होगा। ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। एस एस देखें, अब कोई भी हो सकती है ना। पहले शेल में अगर ऑर्बिटल होगी, पहले शेल में अगर ऑर्बिटल होगी तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है पर रिलीज नहीं कर सकती, ठीक। अच्छा, ऐसा भी होता है, देखिए कुछ न्यूक्लाइड ऐसे हैं, कुछ न्यूक्लाइड ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर या बढ़ता जाता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने के साथ साथ उनसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से बढ़ती जाती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद क्या होती जाती है, बढ़ती है, ये आंसर है, ठीक है, बढ़ती जाती है। प्रोटॉन बढ़ते हैं, उसके साथ न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, पर न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ते हैं। पर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं, न्यूक्लाइड हैं, जहां पे प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन से ज्यादा होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। ये जो के शेल वाला हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा तो तबाह हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं। तो काफी ऐसे न्यूक्लाइड हैं, उनमें अगर प्रोटॉन ज्यादा हैं किससे, न्यूट्रॉन से, तो प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, न्यूक्लियस अनस्टेबल है, अगर न्यूट्रॉन ज्यादा थे प्रोटॉन कम थे तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अगर प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन कम है फिर भी न्यूक्लियस अनस्टेबल है। पर एक कंडीशन में न्यूक्लियस रेडियोएक्टिव होगा, एक में जो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। क्या आप बता सकते हो? एक कंडीशन में न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो रेडिएशंस निकलेंगे, रेडियोएक्टिविटी होगी जब न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, किससे, 1.5 रेशो से ज्यादा होंगे या 1.5 के इक्वल होंगे तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा और रेडियोएक्टिव होगा। जब प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होगी, जब प्रोटॉन नंबर में ज्यादा होंगे न्यूट्रॉन से, फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन के शेल के न्यूक्लियस में आएंगे, प्रोटॉन से कंबाइन होंगे और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी तरह जो है ये सिस्टम होगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके, चलें तो आते हैं वापस पास्टुलेट की तरफ। दूसरी चीज क्या है, स्पिन इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू, ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो n1 n2 n3 उसके बाद n4 आ जाएगा ना। n का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद when electron jumps from higher to lower energy level it loses energy। कि जब इलेक्ट्रॉन, ये देखिए E3 में है,
यहां से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया किधर, ई, तो ये क्या करेगा, फोटॉन ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी द एनर्जी डिफरेंस विल बी इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन जो रिलीज होगा उसके बराबर। उसके बाद एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स इज गिवन बाय द रिलेशन। अब ये रिलेशन भी क्वांटम थ्योरी से, क्वांटम थ्योरी ने हम पढ़ा था कि क्या, डायरेक्टली न्यू एच न्यू। अगर एनर्जी लेवल की बात है तो ई, अगर एनर्जी चेंज हो रही है तो चेंज इन एनर्जी वही होगा, डेल्टा ई क्या होगा, एच न्यू होगा। तो ये भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ momentum in hydrogen atom is quantized depends upon the quantum number. It is either equal to, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम जो है mvr इज इक्वल टू, अब ये फैक्टर जो है ये कांस्टेंट है h/2। अब h/2 पाई जो है ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है क्योंकि h का वैल्यू फिक्स है। पाई 22/7 कर लें यार, 3.17, इसका जो 6.625 10⁻34। बाकी n का वैल्यू क्या करता है, वेरी करता है। तो ये कह रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ वही ऑर्बिट अलाउड हो सकती है, सिर्फ उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा mvr इज इक्वल टू h/2 पाई। क्योंकि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, n से मल्टीप्लाई। अब एटम की बात करते हैं अगर, तो एटम में तो n वेरी करता है, एटम में n क्या करता है, वेरी करता है। तो n कैन बी 1, n कैन बी 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है। तो अलाउड जो ऑर्बिट होंगी वही ऑर्बिट अलाउड हो सकती हैं, उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम या सिंपली h/2 पाई हो, या फिर इसको इंटीजर मल्टीप्लाई, क्योंकि n का वैल्यू इंटीजर होता है ना, शेल नंबर 1 2 3 4 होता है, ऐसा तो नहीं होता कि 1.5 शेल हो गया, 2.5 हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम भी इस तरह से वेरी होगा, 2h/2 पाई, 2h/2 पाई अलाउड है, 3h/2 पाई अगर आप लिखते हो कि 1.5/2 पाई तो ये अलाउड नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का वो mvr इज इक्वल टू होता है nh/2 इंटीजर मल्टीपल। बिल्कुल सही है हमजा, बिल्कुल सही है, मैंने वही बात की कि n का वैल्यू इंटीजर होता है। अब यानी ये जो है आपके अलाउड जो है ऑर्बिट्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। So the electron is bound to remain in one of these orbits and cannot be somewhere between orbits. Hence, angular momentum is quantized. Electrons को according to Bohr's theory इन्हीं regions में होना चाहिए, इन्हीं regions में होना चाहिए। यहाँ ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं जहाँ उनका एंगुलर मोमेंटम इनके इक्वल हो, यानी mvr का जो अलाउड वैल्यू है वो इनमें से कोई हो। अगर n इज इक्वल टू 1 तो ये होगा, n इज इक्वल टू ये होगा, 3 तो ये होगा, 4 तो ये होगा, आगे बढ़ाते जाएंगे। एक पोस्टुलेट जो यहाँ पे मिसिंग है, और ये है कि मान लें कि आपके पास ये एक जो है हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन E2 में पड़ा हुआ, दिस इज व्हाट E1 एंड दिस इज व्हाट न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन ने जो है क्या किया कि यहाँ E2 से E1 में जंप किया। अब जब इसने E2 से E1 में जंप किया तो ये क्या करेगा, ये एक फोटॉन रिलीज कर, उस फोटॉन की एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, h न्यू के बराबर होगी। एवरी टाइम ये जब सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में जंप करेगा, सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में जंप करेगा, तो कोई ना कोई जो रेडिएशन निकलेगा वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलता है। आपको अगर लेमन सीरीज याद हो तो हाइड्रोजन एटम के लिए, तो यहां से एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन हमेशा मान लें कि 100 मरतबा इलेक्ट्रॉन ने सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में जंप किया, तो ये जो फोटॉन निकलेंगे ये 100 निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 100 फोटॉन्स निकलेंगे। और 100 के 100 फोटॉन्स की एनर्जी जो है वो h न्यू के बराबर होगी। और किस रीजन में होगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये अब ये जो 100 फोटॉन्स हैं इनकी एग्जैक्टली सेम एनर्जी होगी, एग्जैक्टली सेम एनर्जी होगी, या इनकी एनर्जी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। इनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगी या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, सेम सेम बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि
दोनों शेल का एनर्जी डिफरेंस क्या है, सेम है, तो एनर्जी भी 100 जो फोटॉन निकलेंगे एनर्जी सेम होगी। अब जब हम इनको क्या करते हैं कि प्रिज्म से गुजारेंगे 100 बाई फोटॉन्स, 100 फोटॉन्स जो हैं यहां से गुजरे, जहां हमें स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिलने वाला है, सिंगल लाइन या 100 लाइंस, सिंगल लाइन या 100 लाइन, स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिलने वाला है, एक ही लाइन मिलेगी या 100 लाइंस मिलेगी, हमें एक ही लाइन मिलेगी, क्योंकि देखें व्हेन अ लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म और एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो लाइट को ये क्या करता है कि प्रिज्म जो है या कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या करता है, उसको बेंड करता है, डेविएट करता है, और ये एक्सटेंट ऑफ डेविएशन डिपेंड करती है किसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी पे। तो जितनी अब फ्रीक्वेंसी सब रेडिएशन की एक ही है, तो एक ही एक्सटेंट में क्या होगी, बेंडिंग होगी, तो एक ही जगह स्पेक्ट्रम में लाइट गिरेगी, तो हमें एक सिंगल स्पेक्ट्रम लाइन मिलेगी। इस एक्सप्लेनेशन से बोहर ने ये एक्सप्लेन किया, ये प्रूव किया कि एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, उसमें हमें डिफरेंट लाइंस मिलती हैं, ठीक है, एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं होता। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ओके। चलें अब बढ़ते हैं हम फार्मूलाज की तरफ कि रेडियस का फार्मूला कैसे मालूम करें, ये वो चलिए इसको जो है सेव करते हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ऑर्बिट ऑफ, अब इस चीज को समझने के लिए पहले तो मान लें कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है हाइड्रोजन में, क्योंकि एक ही शेल होता है, एक ही शेल है। अब इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, करने दो, ठीक है, हमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है। अब एक फोर्स है जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान एक फोर्स है, द फोर्स इज कॉल्ड force is called centripetal force. The force with which electron is attracted towards the nucleus, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ये एक कोलम्बिक फोर्स है, और ये इट इज डायरेक्टली इट इज व्हाट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरी फोर्स भी है यहाँ पे, नाउ ये तो होगी आपकी क्या, न्यूक्लियस पे चार्ज होती है वो होती है Ze, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है E, और R, what is R? R is the distance between these charges. R is the distance between these charges. R is the distance between these charges. तो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके बराबर होगी, वो आपकी बराबर होगी क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी किसके बराबर होगी भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी बराबर होगी किसके, F is equal to K ZE into E अपॉन R स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाते हैं। F हो गई आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स, K हो गया आपका क्या, कांस्टेंट, K आपका कांस्टेंट हो गया। अब ये कांस्टेंट जो है ये किसके बराबर है, ये बराबर है किसके, 1 अपॉन कांस्टेंट K जो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या चीज है, ये परमिटिविटी कांस्टेंट है। परमिटिविटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिटिविटी कांस्टेंट, कि जो चार्जेस हैं वो वैक्यूम में कितना इजीली मूव कर सकती हैं। चार्जेस जो हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये वैक्यूम में इनके दरमियान जो है कितना इजी ट्रेवल कर सकती हैं, इसको हम एप्सिलॉन नॉट या वैक्यूम परमिटिविटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कूलम्ब कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये जो Ze है ये क्या है, ये Ze इट इज अ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, एंड E इज द वर्ड, E इज वर्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो चार्जेस हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर फिजिक्स में आते हैं तो भाई कूलम्ब लॉ के हिसाब से अट्रैक्टिव फोर्स है इट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है ना। Q1 आपकी क्या हो गई, यानी दो चार्जेस हैं, अगर सेम चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगी, एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस, डिस्टेंस कम होगा रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स
ज्यादा होगी, सॉरी कम होगी। तो Q1 और Q2 चार्जेस हैं, तो यहाँ पे जो Q1 है उसको किसने रिप्लेस किया है, तो ZE ने, और Q2 को किसने रिप्लेस किया है, E ने, ठीक है। तो ओवरऑल कुल मिला के यहाँ पे जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगी, अब सिंपल सी बात है कि इफ m इज मास velocity of electron and r is distance between what, electron and nucleus, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी, ये होगी ZE² अपॉन R², ठीक है। ZE² अपॉन सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी किसके, के ZE इंटू अपॉन R²। तो एज K इज इक्वल टू क्या है, 1/4πε0, ठीक। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ K का वैल्यू अगर डालते हैं हम, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ K का वैल्यू डाल दें भाई, वैल्यू ऑफ K, इक्वेशन क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K, सॉरी K का तो वैल्यू डालना है, तो ऊपर क्या रह गया, ZE क्या हो गया, ZE², ये क्या रह गया, R² और 4πε0, तो 1 है, तो नीचे आपका आ जाएगा क्या, 4πε0 R²। तो फोर्स आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल हो गई किसके, ZE² अपॉन 4πε0 R²। यहां तक क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, सेंट्रीफ्यूगल पे भी आते हैं ना, पहले एक चीज तो क्लियर कर ले, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, तो अभी आते हैं, बात करते हैं ना। तो भैया दो फोर्सेस है ना, एक फोर्स तो वो हुई इसके जरिए इलेक्ट्रॉन को जो है न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, ये तो सेंट्रीपिटल हो गई। एक दूसरी फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को कहती है भैया इधर क्यों आ रहे हो, इधर आना, इधर आना, इधर क्यों जा रहा है, न्यूक्लियस की तरफ क्यों जा रहा है भाई, न्यूक्लियस से बाहर आ। ये फोर्स कौन सी है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दो फोर्सेस इलेक्ट्रॉन पे एक ही वक्त काम कर रही हैं, और जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होती हैं। यानी जब तक इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होंगी, तभी वो सर्किल में रिवॉल्व करेगा। मान लें आप इसका एक एग्जांपल घर में देखना चाहते हैं, आप एक प्लास्टिक की शापर लें, उसको फाड़ें जरा, ठीक है, उसके जो है बिल्कुल एक लंबी, वो फाड़ के शापर को एक लंबी रस्सी बनाएं, उसमें एक छोटा सा जो है पत्थर डालें या आप कोई भी हार्ड चीज उसमें डालें, उसके बाद इसको रिवॉल्व करें, उसके बाद आप इसको रिवॉल्व करें, आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स, उससे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन काज होगी, आपका जो वो पत्थर है और वो जो शापर थी, थैली थी, उसमें जो बंधा हुआ पत्थर है वो सर्किल में मूव करेगा, और जब आप उसको रोटेट कराएंगे तो आपको एक अपोजिट फोर्स दिखाई देगी, जो एक तो आप लगा रहे हैं वो सेंटर में मूव कर रहा है, दूसरी वो होगी जो उसको दूर ले जाने की कोशिश करेगी। जैसे ही आप सेंट्रीपिटल फोर्स को बंद करते हो तो अब वो सर्किल में मूव नहीं करेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको आपके हाथ यानी न्यूक्लियस से दूर ले जाएगा, सीधा किसी के मुंह पे जा लगेगा, डज, फिर घर से आवाज आएगी और आपकी जो हजामत होगी उसके बारे में कल बताना, ठीक है। तो दो चीजें हो गई यहां पे, सिर्फ हमने सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस कर ली, इसको बढ़ाते हैं आगे। To wean an electron falls in the orbit, तो क्या होगा, इट्स फोर्स फॉर्मूला इक्वल टू जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगी, ठीक है। यानी हम लिखेंगे यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स
फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला अभी हमने किया, क्या था वो, सही, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है किसके, है किसके, जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के। सेंट्रीफ्यूगल बराबर होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये आर स्क्वायर। यहाँ पे देखें आर स्क्वायर को इधर लाएं तो या ये इधर ही रहे, आर को इधर लाएं तो आर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो इसका आर खत्म, इसका स्क्वायर खत्म, आर यहाँ पे रह जाएगा। हमें क्योंकि आर मालूम करना है, ठीक है, क्योंकि आर मालूम करना है, ठीक है, तो आर को इधर ले जाते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, ऑन रीअरेंजिंग, ऑन रीअरेंज, जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे हमें आर को इधर रखना है, ठीक है, तो आर को इधर लाएंगे, ठीक, आर हम इस साइड पे लाते हैं तो इक्वेशन बनेगी आर इक्वल्स टू, स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक, तो ये जेड स्क्वायर जो है आपका क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अभी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो भैया आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू होगा जेड स्क्वायर, ये क्योंकि ऊपर है, क्योंकि हमने आर को इधर ले जाना है, ठीक, इसका नीचे आएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट। अब आर क्योंकि हमने ये जो इसका इससे खत्म हो गया तो आर तो इधर चला गया, तो एम वी स्क्वायर क्या आ गया, नीचे आ गया, एम वी स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक है। ये आपकी अगर इक्वेशन नंबर 1 थी, या 1 आप किसी और को कर ले, अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 करते हो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 करते हो, तो आप इक्वेशन नंबर 3 कर दो, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 जो है, ठीक है, ओ सॉरी ये 1, हाँ इस इक्वेशन नंबर 3, तो इसको हम करते हैं इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। अब क्या होगा, इसमें सारे ही कांस्टेंट है, ये वाले, इसमें भाई जेड ई चार्ज ऑफ न्यूक्लियस यानी एटॉमिक नंबर कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एक्सेप्ट वी, यानी इन दिस इक्वेशन all are constants, constant except v के अलावा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट, बाकी सारे क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए कांस्टेंट है। जेड वैसे अगर कोई और एटम लेते हो तो फिर वेरी करेगा, पर क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए ये सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। अभी दे रहा है इसको जो आप बात कर रहे हो 0.529 की, अब क्या होगा, ये कांस्टेंट है तो हमें वी स्क्वायर का मान चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो फिर हम बोहर्स पास्टुलेट, हम बोहर पास्टुलेट पे जाते हैं, वहां से वी का वैल्यू लेते हैं। बोहर्स पास्टुलेट क्या कहता है कि एम वी आर इक्वल्स टू अपॉन 2 पाई, देन आपको वी का वैल्यू इजीली मिल सकता है। वी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, हमें क्या चाहिए, हमें तो वी चाहिए, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, एम आर को नीचे डिवाइड करोगे तो एन एच अपॉन 2 पाए और क्या हो जाएगा, ये एम आर, तो हमें वी तो नहीं, हमें तो वी स्क्वायर चाहिए, देन वी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 को स्क्वायर करें 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे डालते हैं, ओके ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, हम करेंगे बाय पुटिंग u ऑफ v इन इक्वेशन 4। आप इक्वेशन नंबर 4 में v का वैल्यू डालें, क्या होगा, r इज इक्वल टू, मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, r इज इक्वल टू हो जाएगा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। अब v स्क्वायर को हम थोड़ा सा इधर डायरेक्टली रीअरेंज करते हैं, देखिए v क्या कर रहा है, डिवाइड कर, v क्या कर डिवाइड कर, तो हम एक स्टेप बढ़ाते नहीं, अब इसको सिंपली क्या करेंगे, उल्टा करके रखेंगे, क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो एन स्क्वायर जो है वो नीचे ही रहेगा,
और ये जो 4 पाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर ये किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये क्लियर है। अब बताएं फिर मैं वन ये स्किप करूं, ऐसा ही होगा क्योंकि वी डिवाइड करा है इधर, देखिए ना वी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एन एच स्क्वायर अपन तो नीचे वाली चीजें ऊपर हो जाएंगी, क्लियर है। चलें तो मैं अभी इधर वी का वैल्यू रखते हैं, हम कलर चेंज करते हैं ताकि पता चले कि वी का वैल्यू आया है। तो वी का 4 पाई स्क्वायर जो है ऊपर चला गया, के बाद एम स्क्वायर भी ऊपर चला गया, आर स्क्वायर भी ऊपर चला गया, आर स्क्वायर भी ऊपर चला गया, तो नीचे क्या रह गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए इनमें अगर कोई कॉमन चीजें हैं तो उनको मिटा दें, भाई 4 4 से खा गया, पाए पाए का स्क्वायर खा गया, और कोई कैंसिल होता है, एम जो है एम का स्क्वायर खा गया, ठीक है। अब ये देखें आर, आर का सीन बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए आर, हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो आर स्क्वायर यहां पे है, आर यहां पे है, तो आर को इधर लाएं और इन सारी चीजों को उधर लेके जाएं। तो आर को इधर मल्टीप्लाई कर इधर लाएंगे तो इस आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म, ये आर खत्म हो गया। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, हमें आर चाहिए तो आर इधर रखते हैं, बाकी सारी चीजें उधर ले जाते हैं। तो हमारा जो वैल्यू होगा आर इक्वल्स टू, आर किसके बराबर होगा, आर बराबर होगा किसके, एन स्क्वायर एच स्क्वायर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड कर रहा है, तो ऊपर चले जाएंगे। आर इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये सारी चीजें जो ऊपर रह गई वो नीचे आ जाएंगी, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, उसके बाद क्या रह गया, एम रह गया, स्क्वायर इसका इस एम के साथ खत्म हो गया, एम, और ये आर तो चला गया। तो आपका अभी जो वैल्यू, अच्छा एक पाई रह जाएगा यहाँ पे, तो आपका आर जो है फॉर nth ऑर्बिट, जो रेडियस मालूम करने के लिए जो फार्मूला बचेगा वो बचेगा आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर अपन एम पाई, ठीक है। ये इक्वेशन होगी आपकी कौन सी, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। इस इक्वेशन से आप क्या मालूम कर सकते हो, यहां से आप रेडियस मालूम कर सकते हो, यहां से आप रेडियस। चलें मैं इधर थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं किसी को। इक्वेशन जो निकली वो निकली आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर पाई एम आर, पाई एम, यही थी, ये है ना, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर एम, एम पाई, एम पाई, एम पाई जेड स्क्वायर एम पाई। इसी इक्वेशन में हम क्या कहते हैं कि इस इक्वेशन में n जो है, n वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट, n वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। तो r इज इक्वल टू होगा आर, आर एन यानी nth ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो बराबर होगा किसके, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर पाई एम इनटू व्हाट, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो रेडियस जो होगा आपका ये, इसमें अगर सारे वैल्यूज रखते हैं तो इसमें ए नॉट एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं बोर्स कांस्टेंट, का नाम क्या है, बोर्स कांस्टेंट। और में जब सारे कांस्टेंट रखते हैं, एप्सिलॉन नॉट, प्लैंक्स कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद पाई एम, तो हमें जो आर एन का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0.529, 0.529 इनटू आप क्या करोगे, बाद आप लिखोगे अपॉन जेड। तो इस फार्मूले से आप किसी भी 1 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम का, हाइड्रोजन का, एमाइन का, लिथियम आयन का, आप रेडियस मालूम कर सकते हो। अब यहाँ पे क्लियर है चीजें, ठीक है। तो जो रेडियस होगा वो आप क्या करोगे, एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। अगर हाइड्रोजन है तो जेड की जरूरत नहीं है, उसका जेड 1 होता है, ठीक है। तो 1 को जिससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आंसर वही रहेगा। पर अगर आप हीलियम यूज करते हो तो जेड 2 हो जाएगा, अगर आप लिथियम यूज करते हो तो फिर जेड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, अगर R1 है तो वैल्यू क्या होगा, 0.529 फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन एटम। R1 मालूम करना है तो आप क्या करोगे, 1 स्क्वायर करोगे, n को स्क्वायर करना है, तो वैल्यू क्या आएगा, 0.529। अगर आपके पास R2 है, ठीक है, तो 0.529
तो आप क्या करोगे, 2 स्क्वायर करोगे। देखें पहली और दूसरी ऑर्बिट का जो रेडियस रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 1:4। ये 4 टाइम बिगर है, तो वैल्यू हो जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको R3 चाहिए, ठीक है, तो 0.529 इंटू 3 स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू जितना भी आए वो आप खुद लिख लेना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब अक्सर क्वेश्चन ये आता है, अक्सर क्वेश्चन आता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, व्हाट इज रेशियो बिटवीन या रेडियस रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट। अब देखें सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना है, 4, थर्ड का कितना है, 9 टाइम ज्यादा है, तो रेशियो क्या आएगा, 4:9। भाई फिफ्थ एंड सिक्स का क्या आएगा, फिफ्थ का आएगा 25, इसका क्या आएगा 36। अगर सिंपलीफाई हो सकता है तो करते जाओ, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके, अगर आपके पास आपको यानी अगर हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस ये है, तो बताएं हीलियम का कितना होगा, इससे हाफ हो जाएगा। आप 2 से डिवाइड करोगे, Z से डिवाइड करोगे, हीलियम का हाफ हो जाएगा, लिथियम का इसके 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। ओके चलें, तो अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब आते हैं हम किसकी तरफ, अब हम आते हैं एनर्जी ऑफ 10th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ 10th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। कि अगर हमें nth ऑर्बिट है हमारे पास, यानी कोई भी ऑर्बिट है, तो उसकी एनर्जी कैसे मालूम करें। बस पहली बात के एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी इक्वल टू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फंडा क्या है, मान लें कि ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन इस जगह पे पड़ा, इलेक्ट्रॉन जो है एक इनफिनाइट डिस्टेंस पे है, इनफिनाइट डिस्टेंस ग्राम न्यूक्लियस के लिए एटम से बिल्कुल दूर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में है, पोटेंशियल 0। इलेक्ट्रॉन अभी इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, रेस्ट में है। रिवॉल्व तब करेगा जब किसी ऑर्बिट में आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है तो पड़ा होगा, ठीक है, वो रेस्ट में होगा। तो रेस्ट इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब मान लें कि भाई एक चीज नीचे पड़ी हुई है, हमें अपनी जेब में डालनी है, हमें अपनी जेब में डालनी है, तो क्या करेंगे, कहेंगे वो चीज उठाएंगे, के बाद जेब में डालेंगे। तो हमने क्या किया, वर्क किया, हमने क्या किया, वर्क किया। ये बात समझ रहे हैं, हमने क्या किया, वर्क किया, हमने किया वर्क, हमने क्या किया, वर्क। तो वर्क तब होता है जब एनर्जी कंज्यूम होती है, वर्क तब होता है जब एनर्जी कंज्यूम होती है। तो भाई हम क्या करेंगे, जब इस इलेक्ट्रॉन को इनफिनाइट डिस्टेंस से किसी ऑर्बिट में लाएंगे, तो हम इलेक्ट्रॉन को एक इनफिनाइट डिस्टेंस से किस में लाएंगे, किसी ऑर्बिट में लाएंगे, तो क्या होगा, वर्क होगा, वर्क विल बी डन। कौन सा वर्क हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन को इनफिनिट डिस्टेंस से ऑर्बिट में लाने का वर्क हुआ। उससे क्या होगा कि एनर्जी कंज्यूम हो, वर्क विल बी डन, एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम होगी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल है तो वही कंज्यूम होगी। अब एनर्जी 0 से कम होगी जब इलेक्ट्रॉन किस में आता है, जब इलेक्ट्रॉन किस में आता है, आपका किसी न किसी शेल में आता है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, माइनस हो जाती है। यहां तक चीज क्लियर है, यहां तक क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ाऊं किसी को, यहां तक क्लियर है। ओके, अब जो है क्या हुआ है, वर्क हुआ है। अब ये जो वर्क हुआ है, ये वर्क किसके बराबर है, यानी यहां पे हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क है। अब वर्क जो हुआ है वो क्या हुआ है कि हम इलेक्ट्रॉन को
हम इलेक्ट्रॉन को लाए हैं किस में, न्यूक्लियस में, तो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुई है, अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुई है, ठीक है। तो भाई यानी आप क्या रखेंगे, आप रखेंगे यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू रखेंगे, इनटू क्या करेंगे आर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इनटू क्या होगा आर। सर मुख्य लग दादा 15 मिनट छोड़ो टॉपिक पूरी। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स इनटू क्या हो जाएगा आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर थी, सेंट्रीपिटल फोर्स थी आपकी किसके बराबर थी, जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू क्या हो गया आर। तो आप क्या करें, इस आर को इस स्क्वायर से खत्म कर दें, तो बाकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल हो गई, जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 mv स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, माइनस माइनस होगी, किसके बराबर होगी, जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ाऊं, यहां तक क्लियर है, ओके चलिए। उसके बाद क्या होगा कि भाई नो दैट, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि एमबी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था, किधर पढ़ा था, इधर आते हैं, एमवी स्क्वायर, देखिए आर इसका कैंसिल, तो एमवी स्क्वायर बाकी किसके बराबर हो गया, एमवी स्क्वायर जो है जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आर आर स्क्वायर इसका कैंसिल, आर इसका कैंसिल, तो एमवी स्क्वायर बराबर है किसके, एमवी स्क्वायर बराबर है इसके, इसी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के बराबर है, तो जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एमवी स्क्वायर, भाई हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी बराबर होगी किसके, एनर्जी बराबर होगी 1/2 के बाद ये जो है एम वी स्क्वायर का वैल्यू, यानी यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं भैया, हम एम वी स्क्वायर का वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, उसके बाद ये क्लियर, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, माइनस ये वाली, अब प्लस माइनस को डायरेक्ट माइनस ना कर दें, अब ये प्लस ये माइनस डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा, चलिए अभी ब्रैकेट भी बंद कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया है, आपका होगा जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसकी निकलेगी भैया क्या, एलसीएम, एलसीएम निकालें तो क्या होगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा, एलसीएम निकलेगी 8 पाई, एलसीएम निकलेगी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सही है। एलसीएम क्या निकलेगी, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऊपर क्या आएगा, 4 का टेबल 8 पे, 4 का टेबल 8 पे कितनी बार जाएगा, एक मरतबा, तो जेड स्क्वायर माइनस, फिर सॉरी ये क्योंकि 2 × 4 8 है, तो 8 का टेबल 8 टाइम, तो जेड स्क्वायर, अब इस 4 का टेबल इस पे 2 टाइम, तो 2 जेड स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर रह गई, एनर्जी बराबर रहेगी किसके, जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपकी इक्वेशन नंबर जो है, इसको अगर आप कहते हैं 5 कहते हैं तो आप कह लें 6, तो 6 कहते हैं तो इसको आप कह लें 7, ये वाली इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 7 कह लें। इक्वेशन नंबर 7 कह रही है कि E इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलें इसको आगे बढ़ाते हैं, इज इक्वल टू क्या क्या निकाला हमने, इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही है ना, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलें ठीक है, अब भाई कह रहा है कि ये इक्वेशन नंबर जो 8 है इसमें पुट द वैल्यू ऑफ आर, पुट द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू डालें, डालें भैया आर का वैल्यू। अब आर का अगर वैल्यू डालते हैं तो क्या होगा, E इज इक्वल टू
जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर इज इक्वल टू किसके है, पहले आर का वैल्यू लिखें। आर इज इक्वल टू था किसके था भाई, आर इज इक्वल टू था आपका एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर पाई एम। तो आर का वैल्यू था, आर का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर के बाद क्या था स्क्वायर पाई एम। यही है ना, और तो नहीं। जेड स्क्वायर पाई एम, ठीक है यही ठीक। तो अब क्या करते हैं कि आर का वैल्यू डालना है हमने। आर क्या करा, नीचे डिवाइड करा, ये देखें आर नीचे डिवाइड करा है, तो इसको उसी तरह से उल्टा करेंगे, उसी तरह से उल्टा कर लेंगे, ठीक है। उल्टा करेंगे, माइनस देते हैं भैया, ये माइनस आ गया, ठीक है। इसको उल्टा करें तो आर का वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपका जेड ई स्क्वायर के बाद पाए, उसके बाद एम, नीचे आ जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट और एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आर का वैल्यू, आर जो एन के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर, जल्दी बताएं, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया मुझे। ओके ठीक है। अब देखें जो कॉमन चीजें वो निकाल दें। भाई पाए जो है वो पाए को खा गया, पाए पाए को खा गया। अब z इंटू जेड क्या होगा, जेड स्क्वायर, स्क्वायर इंटू स्क्वायर ई पावर 4, और ऊपर क्या रह गया m, नीचे क्या रह गया 8, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आपकी पता नहीं शायद 8 हुई। इस इक्वेशन में भी, इस इक्वेशन में भी भाई कह रहा है कि E इज इक्वल टू जेड, हाइड्रोजन के लिए फिक्स है, तो बाकी क्या रह गया ई पावर 4 m के बाद 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच स्क्वायर इंटू आप 1 अपान एन 1 स्क्वायर कर लें, या जेड ऊपर रखते हैं तो जेड अपान जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर कर लें, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर कर लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको एनर्जी मिलेगी। इसका जो एनर्जी का वैल्यू आता है, ये सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है, ये सारे कांस्टेंट हैं। अगर हम इन कांस्टेंट का वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू आता है 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल पर एटम, जूल पर एटम, माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 1312 किलो जूल पर मोल, माइनस 1312 किलो जूल पर मोल। तो अभी आपको किसी भी सेल की एनर्जी चाहिए, आप क्या करोगे कि माइनस 1312 इंटू जेड स्क्वायर अपान क्या करोगे, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। क्योंकि अच्छा जेड का वैल्यू क्यों रख रहे हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यही होगा हमजा, ठीक है, वो फिजिक्स में है, हम यहाँ पे किलो जूल की बात करते हैं, आप इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। तो 1312 जेड स्क्वायर, अब मान लें कि अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं तो Z1 होगा, अगर आप हीलियम आयन लेते हैं तो Z2 होगा, 1 होगा 2 होगा, अगर आप लिथियम आयन लेते हैं तो Z क्या होगा, 3 होगा। तो एटॉमिक नंबर चेंज होता जाएगा, n का वैल्यू वही, इन शेल 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, कौन सा लेते हैं। तो E1 जो होगा, E1 जो होगा वो होगा माइनस 1312 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, यानी माइनस 13 पर मोल ही रहेगा। तो जो होगा वो होगा माइनस 1312 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 स्क्वायर होगा। तो इसी तरह से आप नोट करेंगे कि -328 किलो जूल पर मोल हो जाए। तो एनर्जी आपकी जैसे जैसे आप एन का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एनर्जी आप नोट करेंगे इंक्रीज होती जाएगी। -1312 इज लेस देन द -328। इस फार्मूला से आप डोंट फॉरगेट दिस थिंग, अगर हाइड्रोजन है तो फिर जेड को लिखने की जरूरत नहीं, पर अगर आप हीलियम और लिथियम से कंपेयर करते हैं देन यू हैव टू मेंशन दैट जेड का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, मुझे इतना बताएं बस, क्वेश्चन आपके बाद में मैं ले लेता हूं, जल्दी बताएं, क्लियर है। तो हम करते हैं किसकी बात, फ्रीक्वेंसी की बात। तो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन कैसे होगी, अगेन फ्रॉम द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि डेल्टा ई यानी ई माइनस E1 इक्वल टू क्या होता है, एच इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो भाई डेल्टा ई, मान लें कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, जंप कहां से किया भाई, E2 से E1 में जंप,
E2 से इलेक्ट्रॉन ने E2 से E1 में जंप किया, ठीक है। जंप किया तब क्या होगा कि कितनी एनर्जी का रेडिएशन जाएगा, ठीक है, वो इन शेल्स के एनर्जी डिफरेंस को बताएगा। शेल की अपनी एनर्जी कितनी होगी वो हमें जो अभी एनर्जी का फार्मूला हमने मालूम किया था वहां से पता चल जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी कि डेल्टा ई इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 की इक्वेशन क्या होगी, अभी जो एनर्जी की इक्वेशन हमने की, एनर्जी किसके बराबर है, एनर्जी बराबर है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर, सॉरी किधर गया, हाँ तो आर का वैल्यू है जेड स्क्वायर ई पावर 4 m 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, ये मुझे बताना मैं भूल ना जाऊं। तो डेल्टा ई होगा जेड स्क्वायर पावर 4 एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या था जेड स्क्वायर, किधर गया जेड स्क्वायर ई पावर 4, जेड स्क्वायर पावर 4 m पावर 4 m, और नीचे आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर पाई, यही था 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और n स्क्वायर, n स्क्वायर एंड h, ये था। उसके बाद क्या होगा, ये क्या है E2 माइनस, ये भी माइनस होता है तो माइनस माइनस E1 क्या होगा, यही होगा कि जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या होगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब इन दोनों में अगर हम गौर से देखें तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इस प्लस को आगे लाएं, इसको इधर ले जाएं तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा पहले इसमें जो कॉमन चीजें वो निकाल लें, तो माइनस कॉमन निकाल लें तो बाकी क्या रह जाएगा आपके पास रह जाएगा जेड स्क्वायर पावर 4 m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर के बाद n को रहने देते हैं h स्क्वायर, ये कॉमन है दोनों में। बाकी जो चीजें रह गई वो रह गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसमें मैंने एक दो स्टेप जो है इक्विप कर लिया, इसको रीअरेंज करोगे इधर लाओगे ठीक है तो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी। अब ये जो पूरा है, ये पूरा फैक्टर जो है कांस्टेंट है, ये पूरा फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है, तो डेल्टा ई जो है आपकी वो बन जाएगी किसके, ठीक है, इक्वल बनेगी। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू जो है इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है, तो आपका एच न्यू इज इक्वल टू होगा, इसी के बराबर होगा जेड स्क्वायर ई पावर 4 के बाद m के बाद 8 पाए एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, उसके बाद आपका होगा 1/n1 स्क्वायर माइनस होगा 1/n2 स्क्वायर। तो अब क्या है कि h को आप इधर खाली ले जाएंगे, h को अब इधर लाएंगे तो इधर से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे h क्या हो जाएगा, h जो है यहाँ पे h क्यूब हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो आप इस इक्वेशन से किसी भी शेल से जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो आप उसकी क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, आप उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा। तो आखिरी चीज है 2 मिनट की, वो मैं कर लूं, जल्दी बताएं, यहां तक क्लियर है, ओके। आखिरी बात है वेव नंबर की। तो वेव नंबर जो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है सी वेव नंबर। तो भाई लिखते हैं कि इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन अभी हमने बनाई। फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन जेड स्क्वायर ई पावर 4 m, सारा कुछ लिखते हैं जेड स्क्वायर ई पावर 4 m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, सॉरी n को उधर हमने लेके गए तो स्क्वायर h स्क्वायर के बाद क्या होगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब क्या होगा कि भाई वेव नंबर इधर है तो सी को इधर लाए, ये h क्यूब का, तो वेव नंबर इक्वल्स टू होगा आपका जेड स्क्वायर ई पावर 4 m एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा कि सी h क्यूब
और आपका ये बराबर होगा 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब n1 और n2 का क्या सीन है? n2 जो है, n2 हायर ऑर्बिट, जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इन लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन जंप, विच इलेक्ट्रॉन जंप्स, इसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। हायर ऑर्बिट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन जंप, किससे जंप कर रहा है? फ्रॉम विच, इन विच। तो इस इक्वेशन से आप वेव नंबर फाइंड कर सकते हो। पर अगेन बात यह है कि फॉर हाइड्रोजन इस state of constants is equal to Rydberg constant, which is equal to 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या आप इसको 1.09678 इंटू 10⁻⁷ जो है 7 मीटर कर सकते हैं, आप मीटर इनवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बराबर होगा, तो वेव नंबर इज इक्वल टू होगा RH, उसके बाद n1² माइनस n2²। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो ये आज का काम जो है वो पूरा हो गया। क्या कैंसिल नहीं हुआ? H कहां से कैंसिल होगा? किससे? H किससे कैंसिल होगा भाई? ऊपर नीचे तो नहीं है जो कैंसिल होगा। H इसके इक्वल है ना, तो H नीचे आएगा तो इसे डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा ना, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, चले यहां तक क्लियर है?